चलिए, तो डेक्स्टोरोटेटरी सब्सटेंस जब रिएक्ट करता है किसी रिएजेंट के साथ और रिजल्ट जो होता है वो डेक्स्टोरोटेटरी ही रह जाता है, तो रिटेंशन कहते हैं। अगर कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है किसी रिएजेंट के साथ और अगर वो लेबोरेटरी है और लेबोरेटरी ही रह जाता है तो फिर भी उसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन। तो समझ लीजिएगा एक बात, क्या SN1 करा रहे हैं जब रिएक्शन, तो SN1 में रिटेंशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वैसे SN1 में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है। जब सामने से अटैक होगा तो रिटेंशन और जब पीछे से अटैक होगा तो इन्वर्जन होता है। ठीक है, तो देखो इसको हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखना सब। देखिए, तो टॉपिक हमारा है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जब कोई डेक्स्टोरोटेटरी सब्सटेंस किसी रिएजेंट से रिएक्शन करता है और रिएक्शन के बाद भी अगर डेक्स्टोरोटेटरी ही रह जाता है तो उसको रिटेंशन कहते हैं। या लिबोरेटरी सब्सटेंस जब किसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा और लिबोरेटरी ही रह जाएगा प्रोडक्ट भी, तो फिर हम बोलेंगे रिटेंशन। लेकिन अगर अगर कोई डेक्स्टोरोटेटरी सब्सटेंस रिएक्शन करता है किसी रिएजेंट के साथ और प्रोडक्ट में लेबोरेटरी हो जाता है तो फिर उसको इन्वर्जन बोलेंगे। या लेबोरेटरी रिएक्ट करता है रिएजेंट के साथ और प्रोडक्ट में उल्टा बन जाता है, डेक्स्टोरोटेटरी बन जाता है, तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे कि ये इन्वर्जन है। तो इन्वर्जन का बेसिक मतलब है कि उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, रिकॉर्डिंग परमिट कर दिए हैं, बार बार बोला है रिकॉर्डिंग वही लोग कर पाएंगे जिनके पास लैपटॉप होगा। फोन से रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। When dextrorotatory substance reacts with a reagent, जब किसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है and result in formation of and result in formation of result in formation of ठीक है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्रोडक्ट। डेक्स्ट्रोरोटेटरी रिएक्शन करे और डेक्स्ट्रोरोटेटरी ही प्रोडक्ट हो जाए, डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्रोडक्ट। तो फिर एक बार देख लीजिए आप लोग, जब कोई डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस किसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है और रिजल्ट जो होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी प्रोडक्ट ही होता है, तो फिर इसको हम रिटेंशन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो था प्रोडक्ट में भी वही रह गया, यानी रिटेन कर लिया इसने, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखो जी, तो इसमें होता क्या है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज नहीं करता है। द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन of chemical species remains the सेम रह जाता है, रिमेन्स द सेम। ठीक है, और इस केस में कोई बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, जहां एक्स है वहीं पे वाई केवल आ जाता है। ठीक है, इन सच रिएक्शन, एक एग्जांपल से दिखाएंगे एक्स और वाई करके, तो वही बता रहे हैं
कि एक्स रहेगा जहाँ पे वहाँ वाई आ जाएगा। इन सच रिएक्शन नहीं, ये फर्स्ट पेज है। इन सच रिएक्शन नो बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन। नो बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन। स्टीरियो सेंटर कहते हैं कायरल सेंटर को। स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे एक्स है, और ये वाई माइनस से रिएक्शन कर रहा है, वाई माइनस से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा, और यहाँ पे एक्स की जगह वाई होगा, ठीक है। तो इस वाई ने क्या किया, एक्स को हटा दिया और खुद उसके जगह पे लग गया। तो ये वाला जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस था। तो रिएक्शन के बाद भी ये क्या रह गया, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही रह गया। रोटेटरी सब्सटेंस। एक एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो कि सी पे एफ है, सी एल है, इधर बी आर है, और इधर आई है। तो याद रखना इस बात को, चाहे कार्बन के फॉर्म में भी ले सकते हो इसको। देखो कार्बन के फॉर्म में ले लेते हैं, बॉन्ड के फॉर्म में। तो देखो जी, यहाँ पे मान लो कि एफ ले लिए, यहाँ पे सी एल ले लिए, यहाँ पे बी आर ले लिए, और यहाँ पे आई। तो जहाँ पे आई है वहीं से हटेगा। और हम लोगों ने मान लो क्या ले लिया, ओ एच माइनस ले लिया। तो ओ एच माइनस आएगा, और ओ एच माइनस ऐसे ही तो नहीं आएगा ना, एन ए ओ एच के फॉर्म में आएगा, क्योंकि माइनस वाला अकेले थोड़ी एग्जिस्ट करता है, उसके साथ प्लस वाला भी रहता है। तो ओ एच माइनस आएगा और आई को हटाएगा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस चलेगा, ये आई निकल जाएगा बाहर। तो प्रोडक्ट के रूप में क्या रहा, एफ सी एल, यहाँ बी आर, और यहाँ पे ओ एच, ठीक है। तो अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है, यहाँ पे अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो वो भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही रहेगा। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये भी तुम्हारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर बोलेंगे कि रिटेंशन हो रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो सब। किसी को डाउट है तो मैसेज करो। बोलो। सर SN1 में रिटेंशन ज्यादा क्यों होता है? SN2 में बैक अटैक होता है ना, तो वो तो सीधा ही बदल जाता है। सीधे बदल एसएन जाएगा मतलब? SN2 में तो देखे थे ना कि बैक अटैक होता था, हम्म। इसीलिए। और सर ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन इसका मतलब सर? मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो इसका है वही इसका है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम रह गया, ये चेंज नहीं किया। अच्छा सर, ये Y जब आएगा तो सर एक एक्स वाला बॉन्ड टूटेगा ना? हाँ, एक्स हटेगा वहीं पे वाई लगे, इसलिए तो रिटेंशन कर रहे हैं कि जहां से ग्रुप हटा है वहीं पे ग्रुप लग गया है। अब वही इन्वर्जन में पीछे लगेगा, देखिएगा एग्जाम्पल में बताएंगे। अच्छा सर, यहाँ पे लिखे हैं आप नो बॉन्ड इज ब्रोकन, तो सर एक्स वाला ब्रोक होगा तभी तो वाई वाला बनेगा। मतलब इसका कोई और बॉन्ड नहीं ना टूटा, इसके आते ही ये खाली कर दिया। बात समझ रहे मतलब हैं टूट इधर? गया। हाँ, ये इसका आना और इसका जाना एक ही जैसा है, एक ही डायरेक्शन में है, अच्छा। ठीक है। एक्स हट रहा है, वाई जुड़ रहा है, तो और कोई बॉन्ड पे तो कोई डिस्टरबेंस नहीं ना है। हम्म। और वही इन्वर्जन में पीछे से होगा, इन्वर्जन वाला पीछे से अटैक करेगा, सबका जगह बदल जाता है, सबके पोजीशंस चेंज हो जाते हैं।
बोलो अभिजीत। ऊपर वाला एक बार रिपीट कर दीजिए ना, हम लेट से ज्वाइन किए हैं। देखो जी, यहाँ पे जब कोई डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस रिएक्शन करता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी किसी रिएजेंट से, और रिजल्ट में भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी ही रहता है, मतलब देखो यहाँ पे डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट भी वही रहा, तो इसका मतलब कि अगर चेंज नहीं हुआ, कॉन्फ़िगरेशन जैसा था वैसा ही रहा, तो क्यों रहा है? क्योंकि वाई आया है और एक्स गया है, तो वाई का जुड़ना और एक्स का हटना ये दोनों साथ में हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं किया है। तो रिएक्शन के बाद यदि कॉन्फ़िगरेशन वही रह गया तो फिर हम इसको रिटेंशन बोलेंगे। यहाँ देखो आई हट गया है, वहाँ पे ओ एच लग गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे जहाँ से आई था वहाँ हट, वहीं पे ओ एच आया है। अगर ग्रुप जो हट रहा है उसी की जगह पे कोई ग्रुप आएगा तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये रिटेंशन हुआ है। NaOH का कोई फंक्शन नहीं तो OH ऐसे ही जुड़ गया। NaOH में से OH जाके I के जगह जुड़ा है, और I जो निकला है वो Na के साथ मिल करके NaI बन जाएगा। बिना NaOH के फंक्शन के थोड़ी काम हो जाएगा। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग इन्वर्जन में चलते हैं। इन्वर्जन में ठीक उल्टा होता है इसका। ठीक है, चलिए। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बोलो। एक बार फर्स्ट पेज कीजिए ना सर। मैसेज कर दिया करो सब यार, बार बार म्यूट अनम्यूट करने में झमेला है। मैसेज हम देख लेंगे, तुम लोग मैसेज कर दिया करो। चलिए, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन क्या होता है, ठीक है, इस बात पे हम थोड़ा चर्चा करें। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा। व्हेन डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस reacts with a reagent reacts with a reagent with a reagent and result in formation of levorotatory levorotatory ठीक है, levorotatory levorotatory प्रोडक्ट ठीक है। इट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। जैसे मान लो सी पे तुम्हारा Cl हो गया, सी पे चाहे आयोडीन हो गया, और FCl Br ले लिए, और यहाँ पे हम SN2 रिएक्शन, तो देखो लिख दे रहे हैं इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन SN2 रिएक्शन। ये SN2 रिएक्शन में ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है।
तो मान लो यहाँ पे हम NH2 माइनस का अटैक कराते हैं, तो NH2 माइनस पीछे से अटैक करेगा और ये आई जो है बाहर निकल जाएगा। तो कहानी क्या होगा देखो जरा समझना। इस कार्बन से NH2 जुड़ गया, ठीक है, और बाकी इधर FCl और इधर Br हो गया, ठीक है ना। और यहाँ से I निकल गया। मान लो कि ये NH2 जो आया है वो NaNH2 से आया होगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं NaNH2, तो NH2 तो लग गया काम में, और Na बचा हुआ है, तो I लेकर के NaI बन गया। तो ये मान लो कि अगर तुम्हारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, तो ये तुम्हारा लाइबोरोटेटरी होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको इन्वर्जन कहते हैं, मतलब रिएजेंट अगर डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और प्रोडक्ट जो है वो लेबोरोटेटरी है, या ये लेबोरोटेटरी होता और ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता, तो इसको इन्वर्जन बोलते हैं हम लोग। किसी बच्चे को और कोई दिक्कत है तो बताओ, मैसेज करो। इसमें 4 बॉन्ड अलग तरीके से क्यों दिखा रहे हैं, देखो बात क्या है। इसमें हम तुमको इन्वर्जन दिखाना चाह रहे हैं, तो इसीलिए 4 ऐसे दिखाए हैं कि ताकि पलट के तुम्हारे दिमाग में फील आ जाए। देखो FCl Br का जो स्ट्रक्चर है वो साफ पलट गया है, माने अपोजिट हो जाएगा, जैसा भी रहेगा उसका ठीक उल्टा हो जाता है। जहाँ भी पोजीशन हम दिखाएंगे उसके ठीक अपोजिट हो जाता है, क्योंकि आयोडीन आकर के सारे के पोजीशन बदल देता है, NH2 आकर के सारे का पोजीशन बदल देता है। तो आने वाला ग्रुप पीछे लगेगा और जो पीछे लोग थे उन सबको आगे कर देगा वो। इसीलिए इस तरीके से दिखाया है ताकि तुम लोग को ज़्यादा इजीली समझ में आ जाए। अरे यार NH2 आयोडीन पर कहाँ अटैक कर रहा है, गजब का तुम लोग महान है, एक चैप्टर खत्म हो गया। तुम लोग दिमाग क्या दिमाग लगाते हो यार। कार्बन पे अटैक कर रहा है तो तुमको Cl पे देख रहा है और I पे। NH2 जो अटैक किया है वो कहाँ अटैक किया है, वो कार्बन पे अटैक किया और कार्बन से आयोडीन गया है। जरा सा दिमाग लगाया कीजिए। ठीक है, चलिए। बोलिए और कोई डाउट है तो। बोलिए कोई दिक्कत है तो। सबको क्लियर हो गया। तो चलिए ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार और चैप्टर की समाप्ति करते हैं। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हैलो अल्केन्स और हैलो अरीन्स का, ठीक है। तो चलिए हमारा स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स। तो हैलो अल्केन्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो तुमको पता है किस किस पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट होता है, मोलिकुलर वेट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये चारों पे डाइपोल मोमेंट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। जैसे
अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करना है, कंपैरिजन करना है। तो अगर हेलोअल्केन्स में कौन कौन से आते हैं, तो हेलोअल्केन्स में RF, RCl, RBr और RI। R कुछ भी हो सकता है लेकिन सब में R सेम है। तो ये क्वेश्चन हो गया मान लो, और तुमको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो मास पे देखोगे, पहला बात ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बताओ इसमें मास देखना होगा, तो मास में सबसे ज्यादा कौन है, तो आयोडीन मास में सबसे ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि आयोडीन का मास 127 होता है। आर तो सबके लिए सेम है, ब्रोमीन का 80 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, और फ्लोरीन का 19 होता है। तो देख सकते हो मास पे डिपेंड करेगा, और मास के हिसाब से सबसे ज्यादा किसका ऑर्डर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट में सबसे आगे हो गया तुम्हारा RI, सबसे आगे। तब हो जाएगा RBr। मतलब अगर R को सेम रख के क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम ये लिख सकते हो कि RI सबसे ज्यादा होगा, और तब हो जाएगा तुम्हारा RBr, तब हो जाएगा RCl, तब तुम्हारा RF हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। देखो जी, तो इसमें आंसर हम बता दिए थे आप लोग को। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हम बताए थे आप लोग को, क्या होगा, RI सबसे ज्यादा, तब RBr, तब क्या था RCl, तब था RF। क्योंकि R सब में सेम रहेगा, और बाकी आयोडीन का मास सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, टीचमेंट पे क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा है, कर देंगे टीचमेंट पे भी। देखिए, तो ये क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग दिमाग लगाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है ये, बॉइलिंग पॉइंट पे ही सजाना है। ठीक है, पहला CH3 CH2 का ट्वाइस CH2Br। दूसरा नंबर इसी में CH3 का ट्वाइस CH CH2Br। और तीसरा है CH3 का थ्राइस और CBr। चलिए आंसर बताइए आप लोग, आंसर मैसेज कीजिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो सबसे पहले मैसेज करो लोग, 3, 2, 1। चलिए, और किसी का 3, 2, 1 अभी तक एक आंसर आया है। तो पहला पिक्चर को खोलिएगा, तो CH3 CH2, 2 बार CH2 है, और CH2Br है। ठीक है ना। अब इसमें दूसरा जो है CH3 2 बार, CH3 ट्वाइस CH पे, तो CH पे 2 CH3 बने, एगो नीचे एगो बगल में दिखा दिए, और बचा है तुम्हारा CH2Br। और जो तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा CH3 3 बार, तो C पे CH3, ठीक है, CH3 और CH3, और इस पे तुम्हारा Br। तो देख सकते हो कि कार्बन सब में सेम ही है। देखो 4 4 कार्बन तीनों केस में है, मतलब ये हुआ कि फॉर्मूला सबका सेम है। इसका जो है फॉर्मूला आएगा C5H11Br। सॉरी, 4 ही कार्बन है ना, C4H9Br, C4H9Br। ठीक है ना। और इसका भी C4H9Br, और इसका भी C4H9Br। ये ध्यान रखिएगा, तीनों का फॉर्मूला सेम है, तो मास से तो फर्क पड़ेगा नहीं, मिला लीजिए सब जगह, सबका C4H9Br ही आएगा, तो मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट को देखेंगे हम सरफेस एरिया से, और सरफेस एरिया ब्रांचिंग के अनुसार घट जाता है। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा सरफेस एरिया घटेगा,
और सरफेस एरिया पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। सरफेस एरिया डिक्रीजेस, तो सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट का सही ऑर्डर हो गया 1, तब 2, तब 3। और इसको ध्यान रखना कैसे हुआ है, ये बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सरफेस एरिया के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 2 क्वेश्चन कराए 2 पैटर्न पे, एक में सरफेस एरिया सोचना था, यानी आइसोमर के केस में आपको सरफेस एरिया सोचना है। और चलिए तो ठीक है, जिनका भी आया है उनका सही है। चलिए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है तीसरा नंबर, CH3 CH2 CH2X। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, एक नंबर है। दूसरा है CH3 CH2X। X कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो होगा वो तीनों में होगा। और तीसरा है CH3X। तो बताइए तीनों में किसका होगा ज्यादा? ये तो सबको आना चाहिए, मैसेज कीजिए फटाफट। चलिए सब लोग ठीक जा रहे हैं, सब सही जा रहे हो। बॉइलिंग पॉइंट 1, 2, 3 होगा, सही बात है, सबका सही है, लगभग सारे बच्चों का सही है। चलिए तो ये सारी बातें आप समझ गए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक डाइपोल मोमेंट पे क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, डाइपोल मोमेंट पे हेलो और इंस में बता देंगे। चलो तो और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ घटते जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हेलो अल्केन, एसएस लेना है तो ले लो। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हेलो अल्केन, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हेलो अल्केन डिक्रीजेस। बॉन्ड की मजबूती घट जाती है यदि साइज बढ़ जाएगा, एज द साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस, एज द साइज ऑफ हेलोजन, साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस, साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? दस द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हेलो अल्केन, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हेलो अल्केन। बॉन्ड स्ट्रेंथ चाहे बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हो, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उसका उल्टा बॉन्ड लेंथ होगा। अब जैसे मान लो कि हम ले लेते हैं, चलो अब हम लोग मान लेते हैं कि CH3F है, CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है और CH3I है, ठीक है। और हम लोग को पकड़ना है कि इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे छोटा तो ये होगा और तीनों H लगा देंगे इसके पीछे। CH3F हो गया, CH3Cl हो गया, बड़ा बॉन्ड लेंथ बड़ा हो गया, CH3 और Br, तो Br वाला बॉन्ड तो और थोड़ा लंबा हो जाएगा। और I की बात करोगे तो यहाँ पे CH3 लगा देंगे, ये वाला हो गया। तो देखो बॉन्ड लेंथ की बात करोगे तो चौथा सबसे ज्यादा होगा
अगर इसको नंबरिंग कर दिया जाए 1 2 3 4, तो डायग्राम से आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अगर करें तो बॉन्ड लेंथ जो होगा वो चौथा, तब तीसरा, तब दूसरा, तब पहला। और वही बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो 1 2 3 और तब 4। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात हो गई। अब देखो तीसरा पॉइंट, डाइपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं। ये तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात थी। डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेस, डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेस as the electronegativity of halogen decreases, electronegativity of halogen decreases। अब देखिए जी, FCl Bri 4 लोग हैं और चारों में आप देख सकते हैं डाइपोल मोमेंट की बात करनी है तो देखो RF है, RCl है, RBr है। तुम लोगों को खुद पता है कि सबसे ज्यादा खींचने वाला में F है। ठीक है, तो F खींचेगा तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? तो अगर R से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खिंचा रहा है तो सबसे ज्यादा F खींच रहा है, तब Cl खींच रहा है, तब Br खींच रहा है, तब I खींच रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कम कहाँ होगा? तो डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा वो F वाले में होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट F वाले में होगा, मतलब पहला में, तब दूसरा में, तब तीसरा में और तब चौथा में। कार्बन से सबसे ज्यादा फ्लोरीन खींचेगा तो इधर यहाँ पे सबसे, और तुमको याद होगा कि जो डाइपोल मोमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे देखो CH3F है तो H से तो कार्बन खींचिए रहा है, ठीक है ना, लेकिन कार्बन से कौन खींच रहा है? F खींच रहा है। वैसे ही CH3Cl ले लेंगे तो तुम देख सकते हो कि Cl जो है वो ज्यादा खींचेगा, Cl से वो ज्यादा खींच रहा है F। इधर तो बाकी CH3 में तो सब सेम ही है, लेकिन FCl Bri में F ज्यादा खींच रहा है। तो डाइपोल मोमेंट F का ज्यादा, तब Cl का, तब Br का, तब I का। तो डाइपोल मोमेंट याद रखना कि अगर चारों अलग अलग होगा तो हाँ बिहार बोर्ड में आता है, तो फिर आप जो है वो लिख सकते हो कि फ्लोरीन वाले का सबसे ज्यादा होता है, तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो जी, अब ये बातें हो गई, डाइपोल मोमेंट की बात कर ली हम लोग। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो हेलो अल्केन्स पानी में कम ही सॉल्युबल होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है। हेलो अल्केन्स चूंकि पोलर होता है, R और X के बीच का बॉन्ड पोलर नेचर का होता है, पोलर। लेकिन मान के चल सकते हो इनसॉल्युबल भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हेलो अल्केन ऑर्गेनिक कंपाउंड है और पानी में ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो इनसॉल्युबल बोल सकते हो, हालांकि स्लाइटली सॉल्युबल होता है, लेकिन उतना सॉल्युबल का क्या मतलब है? इनसॉल्युबल इन वाटर। अब 100 रुपए में 0.01 रुपए दोगे तो क्या होगा? 1 पैसा दोगे तो क्या हो जाएगा? 100 रुपए जमा करना था, तुम 1 पैसा दे रहे हो, तो उससे क्या हो जाएगा बताओ? ठीक है। और दूसरा बात, एक तरीका ये जानने का था, हम बताए थे कि पानी में वही डिजॉल्व होता है जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ये तो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। तो हेलो अल्केन्स पोलर तो है लेकिन इनसॉल्युबल होता है वाटर में, क्योंकि ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते हैं। दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर।
तो याद रखिएगा, पूछेगा क्यों इनसॉल्युबल होता है, तो वो लिखोगे कि पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद डेंसिटी का बात करेंगे, तो डेंसिटी तो मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो डेंसिटी का अगर आप लोग क्वेश्चन करना चाहो इसमें तो कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि आर एफ है, आर सी एल है, आर बी आर है, आर आई है, तो डेंसिटी सीधा सीधे जान लो कि मास पे डिपेंड करता है। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है, ठीक है। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी और मास प्रोपोर्शनल हो गए, और मास में देखोगे तो आयोडीन सबसे ज़्यादा है, तो डेंसिटी का ये ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि आर तो सब में सेम है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो डेंसिटी के बारे में भी आप समझ गए। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी, ये इसकी बात कर देते हैं, हैलोअरिन्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअरिन्स। हैलो अल्केन का हो गया, हैलोअरिन्स की बात कर लें। तो देखिए, अराइल हैलाइड कलरलेस लिक्विड होता है। अराइल मैंने बेंजीन के बारे में बोल रहा है। अराइल हैलाइड्स आर कलरलेस लिक्विड्स, आर कलरलेस लिक्विड्स और कलरलेस सॉलिड। कलरलेस लिक्विड होता है और कलरलेस सॉलिड होता है। कलरलेस सॉलिड विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ओडोर, अलग तरह का गंध होता है इसका। कैरेक्टरिस्टिक्स ओडोर, ओडोर मतलब गंध, तो एक अलग तरह का गंध होता है इनमें। बॉइलिंग पॉइंट का जो बात हैलो अल्केन के लिए था, वही हैलोअरिन्स में भी होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीजेस, boiling point generally increases with increase in the size, with increase in the size of aryl group, size of aryl group। aryl group जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा होगा, समझ गए। aryl group और हेलोजन एटम, हेलोजन एटम भी जितना बड़ा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये तो तुम लोग को नॉर्मल समझ में आ रहा है कि मास पे डिपेंड करता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लेना हो तो ले सकते हो। देखो कैसे, अगर मान लो कि बेंजीन पे बेंजीन पे फ्लोरीन है, बेंजीन पे क्लोरीन है, ठीक है, बेंजीन पे ब्रोमीन, देखो सब में बेंजीन है, तो बदल रहा है क्या, FCl Br I। और तुम लोग को साफ साफ बोला है कि जब R पार्ट सेम है तो आयोडो सबसे ज्यादा होगा, और ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा तुम्हारा। तो सबसे ज्यादा चौथा, तब तीसरा, तब दूसरा, तब पहला। ये 1 है, ये तुम्हारा 2 है, ये तुम्हारा 3 है, और ये तुम्हारा 4 है। तो ये ध्यान रखना सब। और मेल्टिंग पॉइंट की लास्ट बात करेंगे। चलिए, तो लास्ट एक मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर, पैरा आइसोमर इज मोर देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, मोर देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू इट्स सिमेट्री, सिमेट्री की वजह से ऐसा होता है। तो देखो अगले पेज पे बताते हैं इसका, स्क्रीनशॉट ले लो एग्जांपल, ठीक है। चलिए, तो इसका लास्ट का डायग्राम जल्दी से बता देते हैं। हम कहना ये चाहते हैं
कि मेल्टिंग पॉइंट अगर कंपेयर करने को बोला जाए, इधर भी Cl हो इधर भी Cl हो, और इसके बाद से एक ऑर्थो वाला हो एक मेटा वाला हो, Cl और एक तुम्हारा Cl हो, ठीक है। तो इन तीनों में मेल्टिंग पॉइंट अगर सजाओगे तो ये 1 है, अगर ये 2 है और ये 3 है, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जो होगा वो पहला, तब दूसरा, तब तीसरा। हमेशा पैरा ज्यादा होगा, तब मेटा होगा, और तब ऑर्थो होगा। और पैरा मेटा ऑर्थो जानते हो, ये पैरा हो जाता है, ये वाला पोजीशन को मेटा बोलते हैं और ये वाला पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।